ओके, सुनो बच्चों, सबसे पहले हमारा आज का नया चैप्टर है कौन सा? ग्रेविटेशन। अगेन ग्रेविटेशन की बात करूं तो यहां पर आपका सबसे पहले इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका पहले केप्लर्स लॉ है, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो क्लास 10 में ऑलरेडी कर चुके, वो वापस से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में वो पूछा जाता है। फिर इसके अलावा चैप्टर के लास्ट में कुछ डेरिवेशंस है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, जिसका ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत उसका पिक्चर जो है ना शॉर्ट में क्लास 10 में देख चुके हो। ठीक है, तो किसी ने अगर चैप्टर नंबर 1 स्किप किया था क्लास 10 में, ठीक है, किसी को डिफिकल्ट लगता होगा तो अदरवाइज आपके लिए फिर ये अगर क्लास 10 में पढ़ा है तो फिर ये आसान हो जाएगा। हाँ चलो, एक और मौका है आपके पास, अगर क्लास 10 में नहीं पढ़ा है तो अब 11 में पढ़ लो अच्छे से। चलो ध्यान देंगे सही बच्चे। सबसे पहले हम लोग सीधा चलते हैं केप्लर्स लॉ पे। ठीक है, केप्लर ने जो है आपका जो लॉ बनाया था वो क्या नाम है, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट जो है वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं और कौन से लॉ से गवर्न होते हैं, ये सारी चीजें हमको केप्लर्स ने बताया था। तो केप्लर के हमारे पास कितने लॉ हैं? 3 लॉ है, क्लास 10 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब ये पूरा लाइन टू लाइन हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर लाइन टू लाइन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा आते हैं हम लोग डायरेक्टली केप्लर्स फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? अच्छा, केप्लर्स फर्स्ट लॉ का मैंने आपको पहले भी इसका बता चुका हूं कि इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। केप्लर्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? अब क्यों होगा इसका नाम ऐसा? ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग यहां पर कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको मालूम है ये वाला शेप क्या हो जाएगा? ये सर्कल होता है। अगर इसी को अगर ऐसे खींच दिया तो ये क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा। अच्छा, सर्कल में कितने सेंटर होते हैं? एक सेंटर होता है, लेकिन जब आप इसको ऐसे खींच देते हैं तो ये सेंटर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 हो जाते हैं और इसको फिर सेंटर नहीं कहा जाएगा क्योंकि बीच में थोड़ी है। समझ में आ रहा है? तो इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, या फोकाई प्लूरल फॉर्म में। समझ में आ रहा है? फोकाई। अच्छा, तो यहां पर आपके पास सन कितने हैं? SUN सन बोल रहा हूं। ओके नहीं तो बोले अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, सुनो, एक ही सन है हमारे पास। ठीक है, मेरे पास भी एक ही है। ओके, अच्छा सुनो, तो अब मान लेते हैं हम लोग ये किसी 2 फोकस में से एक पर कौन है? आपका सन है। ठीक है, यहां पर सूरज है। कौन है भाई? अच्छा, आपको पता है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, मालूम है? अच्छा, तो हमारा कोई एक प्लैनेट ले लीजिए, आपका अर्थ ले लीजिए। ठीक है, ई लिख देता हूं, और ये क्या करेगा? इसके अराउंड में ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो इसका जो पाथ होता है, पाथ, PATH, यानी जो इसका रास्ता होता है, ये इसका शेप कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है या एलिप्स होता है। इस शेप को क्या बोलते हैं? जो ओवल शेप आप देख रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में ये शेप क्या कहलाता है? एलिप्स कहलाता है। समझ आ रहा है? और इसकी भी इक्वेशन होती है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। समझ आ रहा है? ये अलग अलग शेप्स हैं जिनकी अपनी अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ करती है। समझ आ रही बात? अच्छा, तो आपको क्या बताना है फर्स्ट लॉ में? क्या बताना है कि जब क्या नाम है, हमारे पास 2 फोकस है, 2 में से किसी एक पर कौन होगा? सन होगा, और उस सन के अराउंड में हमारे प्लैनेट कैसे होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उसका जो रास्ता होता है वो कैसा होता है? एलिप्स होता है, यानी एलिप्टिकल होता है। यही लॉ ऑफ ऑर्बिट है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग बताते हैं कि ऑर्बिट का शेप कैसा है। समझ गए? अच्छा, अभी पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। मैंने तो अभी अर्थ लिया, यहां पर सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे ऑर्बिट में गोल घूमते हैं बच्चों? किसके अराउंड में? अच्छा, देखो, सन हमारे पास एक ही है, फोकस 2 है, तो विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। वन ऑफ द फोकाई क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2 फोकस है, उसमें से किसी एक पर मेरा कौन होगा? सन हो। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। समझ में आ रहा है? खत्म, याद हो गया? क्लास 10 में अगर जैसा पढ़ा हुआ है वैसा याद है तो वही वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बना देने का और ये लॉ लिख देना है। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, एक और चीज हम लोग क्या देखते हैं मालूम है? अभी अभी हम लोग आगे नेक्स्ट लॉ में देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट होता है ना जो सन के सबसे नजदीक है, देखो जब ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे 2 पॉइंट ढूंढो
ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट ढूंढो जिसमें से एक पॉइंट क्या होगा सब सन से सबसे नजदीक और एक सबसे दूर। तो वो कौन से 2 पॉइंट होना चाहिए आपके हिसाब से, कहां होना चाहिए? इस पॉइंट पर सबसे नजदीक है, बराबर है, और ये वाले पे क्या है, सबसे दूर है। समझ आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है प्लैनेट का फ्रॉम द सन, इसको बोलते हैं पेरिगी। प्यारी होती है ना, पेरिजी या पेरी, समझ आ रहा है, पेरिजी। और ये क्या होता है, इपोजी। ठीक है, आगे आएगा ये, लेकिन आप ध्यान रखिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, पेरिजी होता है, और फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है, इपोजी होता है। आगे बात करते हैं। और इसको पेरिलियन भी बोलते हैं, पेरीहिलियन। समझ आ रहा है, पेरिजी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पेरिलियन। देखो पी इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, पी कौन सा है आपका, क्लोजेस्ट पॉइंट है। समझ में आ रहा है किधर गया, हाँ, अलोंग द ऑर्बिट फ्रॉम द सन, एस इज कॉल्ड पेरिलियन। समझ आ रहा है? और दूसरे जो फारदेस्ट होता है उसको एपोजी भी बोलते हैं या एपीलियन भी बोलते हैं। देखो यहां कहीं लिखा होगा, ये देखो एफिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है नजदीक वाला पॉइंट प्यारा होता है, प्यारी, पेरी, पेरिलियन। कंफ्यूजन है ना, दोनों नाम सेम है। समझ आ रहा है, एफिलियन या इपोजी। समझ आ रहा है? तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, नजदीक वाला पेरिलियन और दूर वाला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है कि नियरेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं। तो ये आपके लिए अभी क्लास 11 में नया टॉपिक है, आपने सिर्फ पहला लॉ पढ़ के आए थे ना, अभी आगे थोड़ा डिटेल और बात करेंगे। अच्छा, एक और बात, आप सुनो, सुनो बच्चों। अब हमारे पास अगर आप देखोगे तो 2 एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। आपको इसके अंदर बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर बड़ा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, छोटा दिखाई दे रहा है, माइनर एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ये जो मेजर एक्सिस है, मतलब अगर मैं इतना बात करूं, इसका आधा क्या नाम देना चाहिए, बोलो। इसका नाम बोल दिया मैंने, यहां से यहां तक इसको बोल दिया मेजर एक्सिस। ठीक है, तो उसका आधे को क्या बोलना चाहिए, सेमी मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका आधा क्या होगा, सेमी माइनर होगा। क्लियर होता है सबको? ठीक है, अब इन्होंने देखो सिंबल यहां पर यूज किया हुआ है, इसको पूरा बोला है 2a, तो ये कितना होगा, a होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, तो दिस इज योर a, और विच इज कॉल्ड एज सेमी, समझ आ रहा है, मेजर एक्सिस। और यहां पर ये क्या, ये पूरा 2b माना हुआ है, ये देखो इधर लिखा हुआ है इधर, तो इसका कितना होगा, ये आधा p होगा, और इसको क्या कहेंगे अपन, सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर होता है सबको? यस। स्मॉल ए और स्मॉल बी कौन है, स्मॉल ए कौन है, सेमी मेजर एक्सिस है, और स्मॉल बी कौन है, सेमी माइनर एक्सिस है। क्लियर होता है? ठीक है। अच्छा, अगर एवरेज डिस्टेंस निकालने बोलूं मैं प्लैनेट और सन के बीच का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ए और बी एवरेज निकालने के लिए अगर आपको 2 डिस्टेंस पता है तो उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, प्लस करके। समझ आ गया? ये हो गया आर, विच इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड दी सन। क्लियर? तो स्मॉल आर कौन होता है, ध्यान रखिएगा, बिटवीन प्लैनेट एंड दी सन, और जो कि सेमी मेजर सेमी माइनर को दोनों सम डिवाइडेड बाय 2। अब आगे सुनो, ये कहानी पूरी समझ में आ गई, क्या क्या बोलना चाह रहा है। 2b कौन है, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, उसका आधा कर दिया सेमी मेजर एक्सिस, उसका आधा कर दिया सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर? तो इतना फर्स्ट लॉ में आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ एरियाज। क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। देखो ये वाला लॉ ऑफ एरियाज भी अपन ने क्लास 10th में किया हुआ है। क्या पढ़ा था हमने, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे कुछ पढ़ा था आपने। अच्छा, होता क्या है इसको समझ लो पहले अभी, अगर आपने क्लास 10th में इसको अच्छे से नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा आवाज कम कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कौन है, प्लैनेट है, और ये अपना कौन है भाई, सन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा अगर अर्थ है तो ये पूरा एक चक्कर कितने साल में लगाता है भाई, 1 साल में, यानी 12 मंथ्स लगते हैं। कितने? ओके, तो मान लीजिए ये 1 मंथ में, कितने मंथ में, 1 महीने में ये यहां से यहां स्वीप कर गया। ठीक है,
अगर हॉरिजॉन्टली इसको, ये जो पिक्चर आप ऐसे देख रहे हैं, अगर इसको ऐसे देखें तो ये लाइन ज्वाइनिंग था सन, और उधर पे कौन है, प्लैनेट। तो प्लैनेट अगर जब इधर आएगा तो ये जो लाइन है ये झाड़ू लगाएगी, जैसे आप घर में बैठ के नहीं ऐसे ऐसे लगाना होता है, लेकिन ये ज्यादा कंटाला तो बैठ जाते हैं फिर ऐसे। ठीक है, तो ये स्वीप, समझ में आ रहा है। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, स्वीप कर रहा है, तो यहां पर कुछ एरिया कवर कर रहा है अगर आप देखोगे तो 1 महीने में यहां पर कुछ एरिया कवर किया। अच्छा, अब मैं एक दूसरा सिचुएशन लेता हूं, मान लीजिए प्लैनेट यहां पर पहुंच गया कुछ महीने के बाद। ठीक है, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट, यहां पर लाइन ज्वाइनिंग अभी देख लो अब बड़ा हो गया, लाइन ज्वाइनिंग क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो लाइन ज्वाइनिंग बढ़ गया। अच्छा, तो ये यहां से यहां, मान लीजिए 1 महीने में बात करता हूं, 1 महीने में अगेन ये यहां से यहां पहुंचा, यानी 1 महीना मतलब क्या बता रहा हूं मैं, टाइम बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आपको बेसिकली टाइम बताया जा रहा है ना, मंथ, डे, ईयर, समझ आ रहा है। सिर्फ टाइम मिनट आवर में नहीं होता है, समझ आ रहा है, डेज में भी होता है, समझ, मंथ में भी होता है, ईयर्स में भी होता है। आई बात समझ में? ओके, तो अगर मैंने 1 महीना बोल दिया मतलब मैंने आपको टाइम बता दिया। सेम टाइम में ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसने कुछ एरिया कवर किया। ठीक है, अब लॉ आपने क्या पढ़ रखा है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती हैं। कौन? ये लाइंस। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होना चाहिए, अब दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये बराबर होते हैं। क्यों? इसका एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है वो छोटा है लेकिन मोटा है, छोटा है लेकिन मोटा है, लेकिन ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो पतला है लेकिन लंबा है, लेकिन है दोनों सेम। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये जो क्लासरूम आप देख रहे हो इतना बड़ा, अगर इसी को मैं ऐसे हाफ करके ये वाला पार्ट इसके सीधा लाइन में लगा दूं, है ना, तभी तुम लोग कैसे बैठोगे, एक लाइन में यहां बैठोगे ऐसे पूरे आ जाएंगे तभी भी सब, लेकिन एरिया तो उतना ही रहने वाला है ना। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये कैसा है, छोटा है लेकिन मोटा है, और ये कैसा है, पतला है लेकिन लंबा है। हो गया खत्म। तो दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, लग नहीं रहा है लेकिन है बराबर। अंडरस्टूड? तो यही लॉ है बच्चों। तो यहां पर देखो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन दैट ज्वाइंस, अब हम लोग ने पढ़ा लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ऐसे करके पढ़ा, आपकी मर्जी, क्लास 10th वाला सेम चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन दैट ज्वाइंस अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आ रहा है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। स्वीप की जगह कवर भी बोल सकते हो आप, कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब झाड़ू लगाने से क्या जल्दी समझ में आ जाता है, नहीं, स्वीप। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है, सुनो बात को, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि लीनियर स्पीड जब प्लैनेट नजदीक होता है ना, तो ये देखो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब ये दूर होता है तो ये डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, लेकिन सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा है। देखो अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अगर मैं आपसे क्या नाम है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछो तो v इज इक्वल टू आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बात करते हो। यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां गया है ना, और यहां पर सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कम है, टाइम तो सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी भी यहां पर क्या हो जाएगी, कम। यानी जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है तो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है, जब प्लैनेट सन से क्या हो जाता है तो बहुत धीमे धीमे ट्रेवल कर रहा होता है, यानी उसकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, या अपन बोलेंगे दूर जाएगा तो कम हो जाती है, नजदीक रहेगा तो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये बात ध्यान रहेगा। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, अभी एरियल वेलोसिटी की भी बात चलेगी। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस बात करता हूं तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में सिखाया इंस्टेंटेनियस लिखाने के लिए, इंस्टेंटेनियस दिखाने के लिए हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं, या मैंने करंट वाले में भी आपको बताया, जैसे करंट का आप डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हो ना, तो इंस्टेंट बात करते हो, एट दैट इंस्टेंट, मतलब जब टाइम बहुत ही छोटा हो, तो ये डेरिवेटिव वाला टर्म लिखते हैं, डी बाई डी टी, क्या लिख देते हैं, तो यहां पर भी लिख दिया डी बाई डी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। कौन सा वाला, लीनियर वाला, कौन सा वाला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला, जो सिंपल आप पढ़ चुके हो अभी तक। हाँ, क्योंकि अपन रेट बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
समझ आ रहा है? वेलोसिटी कब मिलेगा? जब अपन डिस्प्लेसमेंट को टाइम का डेरिवेटिव लेंगे या टाइम से डिवाइड करेंगे। नहीं समझे? कोई और आ गया तो कैसे आएगा? देख, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हर एक का रेट हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं पावर की बात कर रहा हूं वर्क का रेट बात करूंगा, वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो ये पावर मिल जाएगा। W/T, पावर का फॉर्मूला क्या है? W/T। जैसे मैं अगर आपको बोलूं वेलोसिटी डिवाइड बाय टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का v इज इक्वल टू, नहीं तो उस, वो v क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वेलोसिटी थोड़ी है। नहीं, क्योंकि वर्क का तो डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पावर मिलेगा, वो v कैसे मिलेगा? समझे? हाँ, उधर पे अपन dw/dq बात कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू q अपन कर सकते हैं उसको। अच्छा इधर आ जाओ अभी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो इसका क्या है? अलग अलग है। इसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है कम टाइम में, और इसका कम टाइम, उतने ही टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? कम। लेकिन सुनो, क्या ये सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा है? अगर मैं एरियल वेलोसिटी की बात करूं, ये बेस पर एरिया लिख देता हूं, इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी बोल रहा हूं? एरियल वेलोसिटी बोल रहा हूं। तो यहां पर ऊपर ऊपर जो है ना अपना एरिया आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। और इसका डेरिवेटिव बोल रहा हूं, मतलब dA/dt। तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा। सेकंड लॉ का कंक्लूजन ये, सेकंड लॉ का कंक्लूजन क्या है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लीनियर वेलोसिटी बदलती रहती है, नजदीक रहेगा तो ज्यादा, दूर रहेगा तो कम। लेकिन कौन सी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहती है? एरियल वेलोसिटी क्या है? कितने टाइम में वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो आपको पता है सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट बात करोगे तो उसका एरिया जो है सेम टाइम में अगर आप बात करो तो सेम एरिया मिलने वाला है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? तो सेकंड लॉ में क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है जो आपको 11th में इंपॉर्टेंट है, वो है एरियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एरियल कौन सा एरियल? एरियल सर्फ। एरियल कहां से बना है समझो बात को, एरिया से, वो वाला नहीं, वो वाला एरियल नहीं। तो यहाँ जो एरियल वेलोसिटी वो एरिया से, तो समझ गए कहानी? ये देखो, ये कुछ देख रहे हो? डेल ए बाय डेल टी इंस्टेंटेनियस बोलूंगा तो डी लग जाएगा, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम है, टाइम इंटरवल। अगर इंस्टेंटेनियस बात करूंगा तो डी डी लग जाएगा, जो समोसा लिखा हुआ है ना उसकी जगह डेरिवेटिव का डी आ जाएगा। और ये क्या निकल कर आ रहा है? कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। खत्म हो गई बात। तो आपको ये प्रूफ भी करना रहता है, ठीक है? तो इसका जो है ना मैं आपको प्रूफ यहां से बताता हूं, रुको। हाँ, ये यहां से टिक मार्क करो, टेक्स्ट बुक लेकर आए ना सब लोग, यहां से टिक मार्क करो। या इसका आंसर जो है ना आप लोग डाइजेस्ट में से भी कर सकते हैं अभी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, टेक्स्ट बुक लेकर आना है आपको। हाँ, फिर बाद में डाइजेस्ट में से भी आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने वैसे भी मार्किंग देने वाला हूँ, वो सब प्रिपेयर करना है और दूसरे दिन टेस्ट देना है, ठीक है? चलो, सपोज द सन इज एट द ओरिजिन, सन कहां पर है? ओरिजिन पर है, बराबर। अच्छा, पोजीशन ऑफ प्लैनेट इज डिनोटेड बाय आर बार। आर बार कौन है? पोजीशन वेक्टर। अगर आपको याद होगा मैथमेटिकल मेथड्स में हम लोग ने किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको ओरिजिन से हम लोग बताते हैं ना कि इसका ये पोजीशन है, तो पोजीशन बताने वाला वेक्टर कौन होता है? पोजीशन वेक्टर, जिसको आर बार से हम लोग डिनोट करते हैं। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इट्स मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी बार। अब ये क्या है, इस पे बात करते हैं। पी बार कौन है पता है आपको? मोमेंटम, इसका फॉर्मूला याद है आपको? वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे, मास इनटू वेलोसिटी, पी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
क्या है भाई, एम वी बार, एम वी बार। ए सुनो, एरिया स्वेप्ट या एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट जिसका मास एम है इज गिवन इंटरवल टाइम डेल टी इज। सुनो बात को, अब ये क्या है, ये पूरा पहले पॉइंट में ही आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, और अदरवाइज आप पहला पॉइंट यहां तक लिख लो और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट कर दीजिए, इसको सेकंड पॉइंट कर दीजिए। जो जैसा बताते जा रहा हूं मार्क करते जाओ और उसको समझते चलना है। बाद में प्रिपेयर कर लोगे, हो जाएगा आंसर। कॉलेज में ये सब इतना डिटेल में बात है, सिर्फ लॉ हो सकता है किसी ने बता दिया या बोलेंगे क्लास 10th में किया हुआ है, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन क्लास 11th और 10th में कुछ डिफरेंसेस है जो आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। वहां पर सिर्फ आपने लॉ पढ़ रखा है ना, ये सब पढ़ना जरूरी है। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम है, मेरे पास ये कोई वेक्टर ए बार है और ये कौन है, बी बार। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये बराबर इन दोनों का एडजेसेंट साइड का क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। सही है बात। अच्छा, अगर यहां पर हम लोग ये वाला जो डायग्राम हम लोग देखेंगे, इसमें मैंने आपको क्या बोला, ये आपका कौन है, आर बार, और ये कौन है, एस बार। अगर एस बार को उठा के यहां लेकर आऊंगा तो ये भी तो इसी की तरह हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर क्या कर दूंगा मैं, क्रॉस कर दूंगा, तो इसको उठा के यहां पर लेकर आके, तो अगर इन दोनों को क्रॉस करेंगे, आर बार क्रॉस, तो ये पूरा एरिया मिलेगा। लेकिन अपना क्या है, ट्रायंगल है ना, तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एरिया का, ये फॉर्मूला बन जाएगा, डेल ए बार इज इक्वल टू हाफ आर बार क्रॉस एस बार। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वाला कैसे बना, अगर आप ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसको यहां भेजूंगा तो एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी बार डेल टी। सही है बात। इस वी बार एस बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब इस एस बार की जगह क्या लिख सकता हूं, वी बार डेल टी। अच्छा, ये डेल टी हमारा स्केलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो आप ये समोसा टी को बाहर निकाल लो और उसके बाद इधर भेज दो तो ये डिवाइड में आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये वाला, इसके बाद क्या आ गया, ये राइट साइड में आपका क्या बचा, आर बार क्रॉस वी बार बचा। अच्छा, एक और फॉर्मूला, अब हमारे पास लीनियर मोमेंटम पी यहां पर कौन है और एल कौन होता है, एंगुलर मोमेंटम। अभी फिलहाल पी की बात करते हैं। तो पी का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी एक वेक्टर क्वांटिटी, एम आपका स्केलर क्वांटिटी। तो पी बार इज इक्वल टू एम वी बार। यहां से एम को यहां भेज दीजिए, वी बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बार बाय, तो इस वी बार की जगह आपने क्या रखा बच्चों, पी बार अपॉन एम। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि L इज इक्वल टू पी आर स्केलर फॉर्म में होता है, लव इज इक्वल टू हिंदी में इसका अनुवाद क्या होता है, पी आर, है ना। तो L इज इक्वल टू पी आर, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बात करें तो L बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। तो इसका मतलब आर बार क्रॉस पी बार यहां दिखाई दे रहा है अपने को, आर क्रॉस पी, इसकी जगह क्या लेके ले सकते हैं बच्चों, एल बार। तो ये आ गया कौन, एल बार। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये वाला स्टेप नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो ये भी आपको यहां साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर ये वाला स्टेप ऐसे बीच में नहीं लिखोगे आप, इसको क्या करना, यहां लिखना, सिंस एल बार इज इक्वल टू व्हाट, आर बार क्रॉस क्या होता है, पी बार होता है। तो इस आर बार क्रॉस पी बार की जगह उठा के आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एल बार। तो आपका देखो क्या हो गया, ये एल बार और अपॉन में 2 और एम बचा, तो एल बार बाय 2m आ गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है कौन, इसका मैंने अंडरस्टैंडिंग बता दिया कि क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कांस्टेंट होगा, तो यहां पर ये किसके बराबर आया, एल बाय 2m के बराबर आया। अच्छा, एल यहां पर जो है ना, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता है तो एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। बोलेंगे सर क्यों कंजर्व्ड होगा, कैसे कंजर्व्ड होगा, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसको आगे क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर रोटेशनल डायनामिक एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। लेकिन मैं आपको एक डेमो के जरिए समझा देता हूँ, ठीक है। तो एल बाय 2m, एल अपना कांस्टेंट होगा, मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है प्लैनेट का, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो गया, और वो तो पहले से भी पता था अपने को कि कांस्टेंट आने वाला है, लेकिन हमने यहाँ पर प्रूव किया है इसको मैथमेटिकली। अब आप बोलेंगे सर एल कांस्टेंट कैसा है, सुनो बात को, मैं एक सिंपल इसमें समझाता हूँ आपको। एल बार का हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताओ,
मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताओ, आरपी है या पीआर है? चलो पी की जगह एमवी लिख दो, तो बेसिकली ये बन जाएगा एम वी आर। क्या बन जाएगा? एम वी आर। अब यहां सोचते हैं मास ऑफ द प्लैनेट, ये तो कितना भी चक्कर लगाए मास ऑफ द प्लैनेट थोड़ी बदलने वाला है। प्लैनेट का मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब बदलेगा कौन? ये वी और ये आर। सोचते हैं जरा, जब ये प्लैनेट, मैंने बोला था कि प्लैनेट जब नजदीक होगा, प्लैनेट क्या होगा? जब नजदीक होगा मतलब आर छोटा होगा इसका, तो आर यहां पर कम है, डाउन एरो बता दे रहा मतलब छोटा है। अच्छा, जब ये नजदीक होता है तो इसका जो वेलोसिटी होता है, जो वी होता है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा बताया था मैंने, बोलो बोलो। तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी इसकी। अच्छा, तो वी ज्यादा हो जाएगा और ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों को देखो, अगर ये वाली सिचुएशन में नजदीक, यानी अगर मैं बात करूं पेरिलियन पर, तो आपका आर कम रहेगा और वी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, चलते हैं अभी एफिलियन पर, मतलब यहां चले जाते हैं, ठीक है? हाँ, और वहां पर क्या हो जाएगा? आर ज्यादा हो जाएगा और स्पीड मैंने क्या बोला था कि धीमे धीमे चलेगा जब दूर जाएगा तो। ओके, तो ये हो जाएगा कम और ये अगेन कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ज्यादा इंटू कम इज इक्वल टू कम इंटू ज्यादा। नहीं आई बात समझे? ज्यादा इंटू कम, कम इंटू ज्यादा, दोनों क्या होगा? एक नंबर लेके देखो, अगर मैं इसको बोलूं ये 10 है और ये 2 है, 10 2 कितना हो जाएगा? अच्छा, और इसको बोल दो 2 है और ये 10 है। आई बात समझ में? तो सिंपल समझ में आ गया किस तरीके से। तो जब नजदीक रहता है तो स्पीड ज्यादा होती है, लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। दूर जाता है तो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा कम हो जाती है। तो दोनों डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कम तो स्पीड ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो स्पीड कम, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके एल आता है ना, और मास, उस मास भी है उसमें, मास कांस्टेंट रहता है। तो ये पूरा टर्म हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से एल इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब, ठीक है, डज नॉट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत सारा बोल सकते हैं। तो एल कंजर्व्ड कैसे हो गया? कांस्टेंट कैसे हो गया? समझ गया? एल का फॉर्मूला क्या है? पी आर, पी की जगह एम वी रखा, एम वी आर। एम मास ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज कांस्टेंट, बदल कौन रहा है? वी और आर। जब वी ज्यादा होता है तो आर कम होता है, समझ आ रहा है? और जब वी कम होता है तो आर, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट एनी पोजीशन। ये तो मैंने सिर्फ आपको पेरिलियन और एफिलियन की बात किया, लेकिन एट एनी पॉइंट एल विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, एल विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। तो एल कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, पूरा टर्म कांस्टेंट आ गया, मतलब एरियल वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। अच्छा, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ एरियाज। ये क्या प्रूव करता है? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है भाई? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। समझ आ रहा है? दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग सेंट्रल फोर्स। और हमारे पास एक और बात, हम लोग आगे चल के ना लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्सेस की बात करेंगे। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना एक सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स। मतलब ये कभी भी दो के बीच में होगा, दो बॉडी के लिए दो के क्या होगा? कभी भी बीच में होगा, एक अकेले का नहीं रहता है, ये दो के बीच में होता है। देखो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? क्या सिर्फ उसमें अर्थ का मास होता है कि जो दूसरा बॉडी रहता है वो भी लेते हो? G m1 m2, तो दो बॉडी के बीच में बात करते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप लोग ने किया होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नहीं पढ़े हैं अपन, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बोर्स पोस्टुलेट में ही बताया था, फर्स्ट पोस्टुलेट में। ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन याद है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तुम लोग को नीट में बताया, ओके ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, फॉर्मूला सेम बनता है, सेम तरीके से फॉर्मूला बनता है। वो भी एक सेंट्रल फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल भी क्या है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स में ऐसा हुआ करता है। ओके, तो आपको एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ सकता है, समझ आ रहा है? शो दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये प्रूफ करना रहेगा। पूरा स्टेप समझ में आया क्या आपको? ट्रायंगल में आर बार है और कौन है? एस बार। एरिया क्या निकलेगा? डेल ए बार कितना होगा डेल टी टाइम में? तो डेल ए बार इज इक्वल टू हाफ इंटू आर बार क्रॉस एस बार। एस बार की जगह क्या रखोगे? स्टेप स्टेप याद रखो, एस बार की जगह वी बार डेल टी को उधर भेज देंगे, है ना, उस तरफ भेज देंगे, तो डेल ए बाय डेल टी आ गया एरियल वेलोसिटी। अब सिर्फ राइट हैंड साइड का टर्म सॉल्व करना है। वी बार की जगह पी बार बाय एम, फिर आर बार क्रॉस पी बार की जगह एल बार, हो गया फॉर्मूला प्रूफ।
तो डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल ए बार बाय डेल टी इज इक्वल टू, हाँ, एल बार बाय 2m विच इज कॉन्स्टेंट। खत्म। अब नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, अच्छा यहां पर सुनो, देखो अगर आपको थर्ड लॉ याद करना है तो ये दिमाग में होना चाहिए आपके। अगर आपको थर्ड लॉ याद करना है, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए, आप इसको आराम से बोल सकते हो। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं ये कौन है, टाइम पीरियड है। अब व्हाट इज टाइम पीरियड, इधर आ, अभी ऐसा सिग्नेचर करूंगा तेरे चेहरे पे। क्या कर रहा है फालतूगिरी, क्यों वो लिख रहा है, इधर ध्यान देना क्या पढ़ा रहा हूं मैं। टी स्क्वायर और आर में क्या रिलेशन है यहाँ पर, टी और आर में बेसिकली टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि टी कौन है और आर कौन है, समझ आ रहा है, बस उसको आपको लफ्जों में बोल देना है और हमारा थर्ड लॉ रेडी हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। और इन्होंने क्या नाम है, आर को यहां पर सेमी मेजर एक्सेस बोला गया है, वैसे ये मीन ऑफ सेमी मेजर और क्या नाम है माइनर का होता है। आर जो है वो क्या होता है उनका मीन होता है, मीन डिस्टेंस बिटवीन, अपने 10th में भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सेमी मेजर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ए का थोड़ी रिलेशन हो, तो कहीं भी होगा ना, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप क्लास में 10th में जैसा किया वैसे याद कर लेना इसको। थोड़ा सा पहले ये वाला डायग्राम पे आ जाओ। टाइम पीरियड कितने बच्चों को समझ आता है, जैसे मैं अगर आपको हमारे प्लेनेट की बात करूं, अर्थ की बात करूं, तो अर्थ फॉर एग्जांपल यहां पर है, ये एक चक्कर पूरा लगाता है, यहां आ जाता है वापस, जिस पोजीशन पे था वापस वहीं आ जाता है। कितना टाइम लगेगा, 365 डेज। हाँ हाँ, 1 ईयर बोलेंगे, 12 मंथ्स बोलेंगे, समझ आ रहा है। अच्छा तो ये आपका एक साल लग गया ना पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, और 1 ईयर मतलब आपको पता है हमारे प्लेनेट का 365 डेज होता है, 1 ईयर यानी 365। आपको पता है लीप ईयर भी आता है उसके अंदर, तो उसका 6 आवर जो है ना 6 घंटे हर एक इसमें ऐड होते हैं, तो 365 डेज 6 आवर्स, समझ आ रहा है। ऐसे 4 साल में आपका ये 6 घंटा अगर चौथे साल में जब ऐड होगा 6, दूसरे साल में 6 12, फिर से तीसरे साल में 6 18 हो गया, नहीं आ रही बात समझ, फिर 6 ऐड होगा तो 24 घंटा हो जाएगा, और एक दिन बढ़ जाता है 4 साल में। हाँ क्लास 10th में मैंने तुम लोग को बता रहा हूँ कि एवरी ईयर जो है ना सिर्फ 365 दिन नहीं होते, 6 घंटा भी होता है, समझ आ रहा है। और ये 6 घंटा 4 साल में जब ऐड होगा तो 6 चौक 24, 24 घंटा, इसलिए आपको लीप ईयर में एक डे बढ़ के मिलता है। सही है, मालूम है नहीं मालूम है। अब चलो वो सब अलग बात है, आपको पता है वो भी 4 के मल्टीपल में आता है लीप ईयर, बराबर नहीं किया है, हाँ 4 का मल्टीपल तो मतलब 24 में आ रहा है, आ चुका है, हाँ गया। अच्छा इधर देखो, अब आपका ये जो टाइम है ना इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। ये कितना टाइम लगा, 1 साल, ये इसका हो गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, अगर चीजें गोल घूम रही है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, एक चक्कर लगाने के लिए जितना वक्त लगेगा, जितना टाइम लगेगा, जितना समय लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया टाइम पीरियड क्या होता है। अच्छा आर कौन हो गया बच्चों, आर कौन हो गया एट एनी पोजीशन, इसका एक मीन डिस्टेंस अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली केपलर ने इसको डिराइव किया, हमको डायरेक्ट याद करना है, लेकिन आगे चल के जब मेरे ख्याल से अराउंड 15th वगैरह में इसका डेरिवेशन भी है कि ये रिलेशन आया कैसे, 15th में या मेरे ख्याल से 13-14 में कोई क्लास में ग्रेजुएशन में ही है। तो टी स्क्वायर और इसका रिलेशन, इन आपस में इनका रिलेशन क्या आया,
कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। समझ आ गया? तो इसको क्लास 10 में हम लोग कैसे करते थे, इसको बोलते थे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, और इसको क्या बोलते थे, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। समझ गए? अब इसी को लफ्जों में बोल दो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। खत्म हो गया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक करेक्शन करना, इसको सिर्फ सेमी मेजर एक्सेस नहीं बोलेंगे अपन, सेमी मेजर मतलब आप सिर्फ एक के लिए डिफाइन कर रहे हो, है ना? हाँ, तो मीन डिस्टेंस बोलने का सिंपली, तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं अपन इसमें, अगर कोई यही वाला याद करना चाहता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर को कट कर दीजिए, मीन डिस्टेंस लिखिए, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये पूरा कट ही कर दो। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट लिखिए बच्चों, सुनो, फॉर्मूला जो है ना आपको इस तरीके से लिखना है, ये वाला, इफ आर इज सेमी मेजर नहीं बोलना, क्या बोलना, आर इज द अगेन मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। फिजिक्स में ज्यादातर बच्चों ना ऐसे ही होते हैं, आपको फॉर्मूला पहले याद करना है, उसके बाद स्टेटमेंट याद करना है, तभी आप फिजिक्स में जो है ना मास्टर हो सकते हैं, इसको याद रखो। आपको पहले दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, फिर बाद में स्टेटमेंट याद आना, समझ आ रहा है? तो आप उसको खुद से बोल सकते हो, अगर ये चीज आप सीख गए तो फिर कोई रोक नहीं सकता फिर आपको फिजिक्स। अच्छा, एक और बात, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। फिलहाल मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं, कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है? और यहां पर क्या करते हैं, आर क्यूब, तो आर क्यूब यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, देखो ये वाला बन गया, तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब हमेशा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी, कोई भी प्लेनेट के लिए, कोई भी प्लेनेट के लिए उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका जो क्या नाम है मेन डिस्टेंस है उसका क्यूब, जब डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आता है, कोई भी प्लेनेट के लिए। तो आप दो प्लेनेट को कंपेयर कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल हमको अर्थ का इंफॉर्मेशन मालूम है, टाइम पीरियड पता है और उसका मीन डिस्टेंस भी मालूम है, मैं कोई और प्लेनेट का, मुझे मान लो उसका डिस्टेंस पता है लेकिन टाइम नहीं पता है, समझ आ रहा है? तो मैं उन दोनों को कैसे इक्वेट करूंगा, क्योंकि उनका ये रेशो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ये पहले वाले का है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ का है, और ये किसके बराबर होगा, कोई क्यूब, कोई अदर प्लेनेट है मेरे पास, तो P लिख देता हूं उसके लिए, आ गया समझ में? अब यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ का इंफॉर्मेशन आपको पता है पूरा, और दूसरा कोई प्लेनेट है उसका ये डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो यहां पर चार चीजें होंगी जिसमें से एक अननोन होगा, तीन नोन होंगे, आपको वैल्यू रखना है और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, याद रहेगा। अगर आपको ये टाइम, अर्थ का टाइम ईयर में पता है, तो ये प्लेनेट का, दूसरे प्लेनेट का भी काय में आएगा, ईयर में आएगा। अगर आप यहां पर डेज में रखते हो तो ये भी काय में आएगा, डेज में आएगा। अगर आप इसको मिनट्स में रखते हो, आर में रखते हो, तो ये भी उसी यूनिट में आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, रेडियस का रिलेशन हमेशा ऐसे बोलता है कि एक अनदर प्लेनेट है जो अर्थ के रेडियस से 2 गुना है, 3 गुना है, आधा है, आ रही बात समझ में? इस तरीके से बोला जाएगा। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, सुनो, मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, पहले तो ये याद कर लो आप फॉर्मूला, ऐसे ई फॉर्म में याद नहीं रखना, ई और पी फॉर्म में, आप 1 और 2 में बोलोगे, T1 स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। नहीं समझे? एक 1 वाला हो गया और एक क्या हो गया, 2, तो मेरा प्लेनेट नंबर 1, प्लेनेट नंबर 2, तो ऐसे कंपेयर करेगा। अगर आपसे बोला जाता है कि आपके पास एक प्लेनेट है, उसका सन से डिस्टेंस
ठीक है, तो मेरे पास प्लैनेट नंबर 1 और प्लैनेट नंबर क्या है, प्लैनेट नंबर 1 का जो डिस्टेंस है उसको आप R1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, R1, और इसका मान लीजिए R2। आपको बोलता है कि प्लैनेट नंबर 2 का जो डिस्टेंस है सन से, समझ आ रहा है, वो प्लैनेट नंबर 1 के 2 गुना है। नहीं समझे, दूसरे वाले का सन से जो डिस्टेंस है, प्लैनेट आर होता है ना मेन डिस्टेंस, वो पहले वाले प्लैनेट के 2 गुना है। तो आपने लिख दिया R2 इज इक्वल टू 2R1। अच्छा, इसका जो टाइम है पहले वाले का टाइम वो आपका T है, दूसरे वाले का क्या होगा, ऐसे तो कोई नंबर नहीं दिया है, सिर्फ सिंबल्स दिए गए। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब 1 2 में इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा बताओ, 1 2 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो मुझे पहली बात तो पूछा क्या है, T2, तो मैं पहले एक काम करता हूं, T2 लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, जो पूछा रहेगा वो किधर लिखने का, लेफ्ट साइड। तो फॉर्मूला है T2 स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब, T1 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई, सॉरी क्यूब क्यूब क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप सुनो, T2 तो मुझे पता करना है, इसको ऐसे ही रखता हूं। R2 आपका कितना है, अच्छा अगर R2 की जगह पर मैं 2R1 रखता हूं तो उसका क्यूब नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8R1 क्यूब। समझा ये वाला स्टेप, R2 की जगह आपने 2R1 रखा और इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर दो, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और R1 का क्यूब R1 क्यूब, तो 8R1 क्यूब। इधर पे कौन है, T1 की जगह सिर्फ लिख दूंगा मैं T, क्योंकि T1 इज इक्वल टू T बोला है, तो T स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में R1 क्यूब। क्या ये R1 क्यूब इस R1 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 8 को वहां भेज दीजिए, 8T स्क्वायर हो गया। अब सुनो बात को, T2 चाहिए आपको सिर्फ, ये स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा, रूट, तो T2 इज इक्वल टू रूट 8T स्क्वायर। हाँ, T स्क्वायर बाहर आ जाएगा, T स्क्वायर बाहर आ गया, T 8 कैसे, 8 को आप 4 इंटू 2 लिखोगे, 8 को कैसे लिखोगे, 4 इंटू 2 लिखोगे, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ना, तो ये बाहर आ गया और ये रूट 2 अंदर ही रहेगा एक, तो बन गया तुरत 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 तुरत। तो दूसरे वाले का टाइम पीरियड पहले वाले के तुरत 2 टाइम्स होगा, पहले वाले का टाइम पीरियड सिर्फ T था, दूसरे वाले का कितना टाइम्स होगा, तुरत 2 टाइम्स रहेगा। क्लियर होता है सबको, यस एवरीबॉडी। एक कड़ी लगाना उधर पे, क्यों खोल रहा है दरवाजा, वो क्या, तो इधर आना तू, ज्यादा पीछे मत जा, रोड पे चला जाएगा फिर। ओके, तो आई होप समझ में आ गया ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, T1 स्क्वायर बाय R1 का क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय R2 का क्यूब। आपको पहले प्लेनेट का इंफॉर्मेशन दे देगा, दूसरे वाले का पूछेगा, या इनका आपस में रिलेटिव जो रिलेशन देता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे करके, जैसा मैंने अभी कर, नंबर भी हो सकते हैं इसकी जगह पर। आई होप समझ में आ गया ये। तो यहां पर बच्चों हमारे पास केपलर्स का थर्ड लॉ भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है। ये देखो यहां पर कुछ आपको ऐसे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये देख रहे हो डेज में, पहले वाले का टाइम पीरियड देखो, ये रेडियस का सॉरी डिस्टेंस का रिलेशन था, मीन डिस्टेंस का 2R1, पहले वाले का टाइम पीरियड आपको कुछ गिवन था, दूसरे वाले का कितना हो गया देखो यहां पर 1032 डेज, ईयर से कंपेयर करके किया हुआ है। चलो ये वाला न्यूमेरिकल कर लो बच्चों, क्या टेबल कुछ नहीं है, डिस्टेंस दिया गया, आप इसको याद नहीं कर सकते इतने सारे पॉइंट पॉइंट नंबर। ये देखो मैं बता रहा हूं सुनो, ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का ये आर है, ये कौन है आर है, और ये कौन है टाइम पीरियड। तो आपने क्या किया, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये केपलर्स ने जो सॉल्व किया ना, केपलर्स ने, इन्होंने टी निकाला आर निकाला और टी स्क्वायर बाय आर क्यूब सबका कैलकुलेट किया, देखो कितना आ रहा है 2.953 2.96 2.983, क्या ये लगभग लगभग सेम नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट, यही बताया उसने। देखो ये अलग अलग हमारे पास, ये याद होंगे ना तुम लोग को, ये प्लैनेट्स क्या, अरे ये ईयर में बात कर रहा है ना रे भाई, ये ईयर्स में बात कर रहा है,
समझ आ रहा है? तो ईयर्स में अगर बात करा है तो पीरियड का स्क्वायर होता है ना, तो ईयर का स्क्वायर हो गया। हाँ, खत्म। और डिस्टेंस को मीटर में लिया गया है, खत्म। ओके, खैर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस जनरल ट्रेंड समझने की जरूरत है। सबका टी स्क्वायर बाय आर क्यूब हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट ना। तो अलग अलग प्लेनेट के लिए सॉल्व किया गया और नंबर निकाला गया, तो देखा क्या मिल रहा है, ऑलमोस्ट कौन एग्जैक्टली नहीं मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस भी अपन एग्जैक्ट थोड़ी मेजर कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर बच्चों हमारे पास, चलो आ जाओ ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। व्हाट शुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। सुनो, अब यहां पर सवाल क्या बोला, दो प्लेनेट कंपेयर नहीं किया है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अगर इस अर्थ को, ये अभी जिस डिस्टेंस पर है सन से, उसके डबल डिस्टेंस पर कर दे तो, ये समझे क्या बोला मैंने? सवाल समझो, आ जाओ उसको करते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, हाँ, तो जो आंसर निकल रहा है ना वो डायरेक्ट भी याद रखना। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर सीधा बैठ जोएब है पिद्दा सा, हाँ, बहुत मस्ती कर रहे तू भी। ये सुनो, इसका एवरेज डिस्टेंस अभी मान लीजिए R1 है, अगर इसको डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अभी मैंने नजदीक वाला लिया, आप कहीं पर भी बात कर रहे हैं, अपन एट एनी पॉइंट मीन डिस्टेंस बात कर रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मीन ही लेता हूं ना फिर। मैं यहां कहीं बात करता हूं, दिस इज द मेन डिस्टेंस, ओके, प्लेनेट और इसके बीच का। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ए फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, मतलब R2 जो है वो कितना है, क्या पहले वाले के डिस्टेंस के कितना हो जाए। आपको क्या लगता है, जब ये एक चक्कर लगाएगा तो टाइम कितना होना चाहिए। देखो अभी हमारे पास जो अर्थ है वो कितना टाइम लेता है, 365 डेज। हाँ, क्या डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में, डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्वायर क्यूब नहीं है। हाँ, तो डायरेक्टली डबल नहीं हो जाएगा, बोले डिस्टेंस डबल हो गया वो भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टी और आर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा बोला गया टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर वैसा होता तो हाँ आर डबल तो टी भी डबल, लेकिन वैसा रिलेशन नहीं है। तो आपको अभी डायरेक्ट भी याद रखना है कि जब हम लोग डिस्टेंस डबल कर देंगे, अगर हमारे जो प्लेनेट है, अगर मान लीजिए उसको सुपरमैन को बुला के अर्थ को जो है वो सन से थोड़ा दूर कर दिया अपन ने डबल डिस्टेंस पर, तो उसका टाइम जब एक चक्कर लगाएगा तो टाइम पहली बात बढ़ेगा कि कम होगा, ये बताओ। बढ़ेगा ही। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही ना, भले ही स्क्वायर और क्यूब वाला है, लेकिन डायरेक्टली तो है। तो अगर मैं आर बढ़ाता हूं तो टी भी बढ़ेगा। अच्छा, कितना दिन होगा, अभी 365 दिन लगता है एक साल के लिए, तो अगर डबल डिस्टेंस कर दिया तो फिर एक चक्कर लगाने, यानी एक साल मेरा अब कितने दिन का होगा, 365 दिन का होगा या उससे ज्यादा का होगा, उससे ज्यादा का होगा, तो कितना होगा, 1032। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया बच्चों, डबल कर दिया, तो अपना एक साल कितने दिन का होने वाला है, 1032। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, हाँ, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जाएगा। अभी जो दिया है वो एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। चलो सॉल्व करें इसको। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ बिकम्स, ए अच्छा पहला वाला क्या था, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ट्वाइस वाले में तो 1032 आ जाएगा, है ना, और थ्राइस वाले में आपका कितना आ जाएगा, 1897 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये जो नंबर है ना बच्चों, इसको डायरेक्ट भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपको। ओके,
ये आपको T2 क्वेश्चन मार्क है। T2 क्वेश्चन मार्क है जब आपका R2 कितना हो, 3R1 हो। ओके, अगेन T2 क्वेश्चन मार्क है जब क्या हो, 2 टाइम्स ऑफ R1। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, क्या यहां पर दो प्लेनेट का कंपैरिजन हो रहा है? नहीं, यहां पर एक ही प्लेनेट को आपको दूर करना है। दो वाला कंपेयर होगा तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे, और एक ही को बोल रहा है इतना दूर कर दिया, जो कि हम लोग करते नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि अगर हो जाए तो क्या। सोल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? अच्छा, एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं क्या इस फॉर्मूले में? आप लोग ऐसे बोलते हो ना, सुनो, इसमें एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। टाइम एक तरफ, डिस्टेंस एक तरफ, इसको यहां ले लेता हूं और इसको वहां भेज देता हूं। तो आपका T1 स्क्वायर बाय इज इक्वल टू, समझे? और जिसको फर्दर में क्यूब दोनों का सेम है ना, ऐसे भी कर सकता हूं, होल क्यूब भी कर सकता हूं, समझे? अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन में यूजुअली आपको T2 पूछता है, तो इसको अगर उल्टा कर दूं तो इन्वर्टेंडो, क्या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है? T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जो मुझे चाहिए वो ऊपर है, T2 आपको चाहिए ना। अब ये मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, तो क्या यूज कर रहा हूं मैं? T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर अपॉन, अरे बोलो, T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इधर 2/1 बोला, उधर भी 2/1, R2 बाय R1 का होल क्यूब। आप चाहे तो R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है? अब मैं देखो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं फर्स्ट सॉल्व करने के लिए, T2 स्क्वायर, और यहां पर और एक चीज क्या गिवन है पता है? बात चल रही है अर्थ की। किसकी बात चल रही है? तो अर्थ के लिए आपको T1 पता होना चाहिए खुद से, क्वेश्चन में लिखा है क्या? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और क्वेश्चन में यूजुअली ऐसा पूछता भी है कि व्हाट शुड बी द एवरेज, क्या नाम है, ड्यूरेशन ऑफ द ईयर ऑफ अर्थ, ठीक है, इन डेज। कहीं में पूछेगा? डेज में पूछेगा। तो डेज में पूछेगा तो आपको पता है कि डेज में कितना होता है अर्थ का भी, 365। तो T1 आपको ये पता है। T2 स्क्वायर अपॉन क्या बोलोगे बच्चों? T1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलोगे? इधर पे 2/1 है, R2, ये ध्यान रखना है अपने को। 2/1 तो 2/1, और इसका क्या है? क्यूब। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में R2 और R1 में क्या रिलेशन है? बोलो बोलो। 3 टाइम्स ऑफ R1 है, R1 से R1 कैंसिल, यहां पर क्या बचा? 3 का क्यूब 27। समझ गए बात को? अच्छा, यहां पर आपका कौन है? T2 स्क्वायर अपॉन T1 कितना है बताओ? 365। 365 का क्या है? स्क्वायर, उधर भेज देता हूं, ठीक है? अच्छा, तो इसके बाद ये स्टेप कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान देना। T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 365, या इसको एक और चीज क्या कर सकता हूं मैं, रुको, एक और आसान चीज क्या कर सकते हैं, अभी वैल्यू नहीं पुट करता हूं, अभी वैल्यू नहीं पुट करता हूं। T1 स्क्वायर इसको उधर भेजता हूं, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 27 T1 स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट। तो T2 इज इक्वल टू रूट 27, और इसके ऊपर रूट आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर और रूट, तो ओनली क्या बचेगा? T1 बचेगा। समझे? नहीं समझे? स्क्वायर इधर गया तो रूट आ जाएगा, तो रूट पूरे के ऊपर, 27 का तो स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है ना? पॉसिबल है? हाँ, उसको 9 3 करोगे अंदर, फिर 9 का बाहर 3 कर दो, यानी 3√3 हो जाएगा, जैसे तुरुत्तु हुआ था वैसे। ये नहीं बन रहा है हमारा, ओके। और T1 स्क्वायर का बाहर ओनली T1। तो ये हो गया। आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? आवाज नहीं। रूट 27 को मैं लिख सकता हूं 3√3,
और T1 आपका है 365 डेज। अब इसकी जब वैल्यू रखेंगे आप 3 और √3 की वैल्यू कितनी 1.732 1.732 इंटू 365 तो आपका अप्रोक्सीमेटली 1897 डेज आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं सिर्फ। थ्री इंटू 1.732 इंटू 365 1896.5 राउंड ऑफ करेंगे 1897 अप्रोक्सीमेटली। समझ गए बात को? थ्राइस वाले में आप डायरेक्ट नंबर याद रखोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई कैलकुलेटर वगैरह या लॉग का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ही आने वाला। थ्राइस वाले में 1897 आएगा, अप्रोक्सीमेट लिख देना वहां पर, ठीक है? ठीक है, ये मिटा देता हूं। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हो खुद से? शुरू करिए, शुरू करिए। अच्छा, आप बता सकते हैं R2 कितना है सेकंड वाले में? 2R1 है। क्या कर रहा है तू? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। T2 स्क्वायर, ये T1 को उधर भेज देता हूं, ठीक है? स्क्वायर इधर आया तो रूट, तो आपको पता है ये टू T1 आ जाएगा, है ना? 2 इंटू 1.414 इंटू 365 ये आपका 1032 आता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है? इसका भी एग्जैक्टली अगर सॉल्व कर ले हम लोग, 2 इंटू 1.414 टू 365 1032.22 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1032 झाला। और मैं बता रहा हूं ये एमसीक्यू में भी पूछने वाला है आपको, ठीक है? तो याद रखोगे डायरेक्टली। ये डिस्टेंस अगर कितना कर दिया जाए, थ्राइस कर दिया जाए तो 1897, और अगर ट्वाइस कर दिया जाए, ये अर्थ की बात चल रही है, अगर अर्थ का ऐसा कर दिया जाए